सो हे गाइस, दिस इज कृष्णकांत हेयर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में कि होमोजेनियस इक्वेशन जब आप लोगों को दी जाती हैं तब आप इन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि जब क्या होगा कि नो सॉल्यूशन है या फिर कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो किस तरीके से निकालते हैं, ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। तो हम आज इसी को समझेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है और इसी पूरी थ्योरी को एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाया है कि आप लोगों को इस थ्योरी में, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रक्चर को जल्दी कैप्चर करता है, यानी कि जो फीचर्स होते हैं उस माध्यम से जल्दी कैप्चर करता है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है जिससे आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाया जा सके। और लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं ओनली नॉलेज के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो जो होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? वो हमारी होती है ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में, ax इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। यानी कि उस पहले क्या होता था ax इक्वल्स टू 0, तो अब ax इक्वल्स टू b, अब हमारा b वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो ax इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। x इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। जब हमारा x इक्वल टू 0 होता है तो उसमें क्या होता था, हमारा नो सॉल्यूशन का केस आता था। क्यों आता था? क्योंकि जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता था तब हमारा नो सॉल्यूशन का केस आता था। जब इसमें रैंक ऑफ सी है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं होती, इसलिए इसमें हर बार सॉल्यूशन तो निकलेगा। द सॉल्यूशन इन विच ईच अननोन हैज़ द वैल्यू 0 इज कॉल्ड द नल सॉल्यूशन। जब हमारे किसी इस सॉल्यूशन के ईच अननोन वेरिएबल सारे वैल्यू 0 होगी, सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, तब हमारे जो उसको क्या बोलेंगे? नल सॉल्यूशन, यानी कि 0 सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब हमारे जितने भी अननोन हैं उनकी वैल्यू 0 निकलती है तो हम क्या बोलेंगे? उनको नल सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, दस अ होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। और जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन होती है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। उसमें क्या होता था, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी होता था, तब हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती थी। लेकिन इसमें होमोजेनियस ऑलवेज अ कंसिस्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट दिया हुआ है, ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज ईदर द ट्रिवियल सॉल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है वो आपकी ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकती हैं। यानी कि दो केस आते हैं, या ट्रिवियल होंगी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जब इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, दोनों बराबर है। जब हमारी किसी रैंक ऑफ ए यानी मैट्रिक्स की रैंक ए और जो अपने अननोन है एक्स वाई जेड वो बराबर आते हैं, तब हमारा क्या होगा? द सिस्टम हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। उस केस में जो हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे वो हमारे होंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब हमारी रैंक ऑफ ए से कम होंगे हमारे जो अननोन, लेस देन यानी कम होंगे, तब हमारा जो होगा वो नॉन ट्रिवियल ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो अब एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को आसान तरीके से समझाते हैं कि इस थ्योरी का पूरा सार क्या है। जब भी आप लोगों को सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दी जाए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तब हमें क्या होगा, ax इक्वल्स टू 0 फॉर्म में हमें इक्वेशन दी जाएंगी तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो होमोजेनियस इक्वेशन ही है। तो अब हम उस वाले पार्ट में वो वाला सिस्टम मेथड नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली इस वाले मेथड में आएंगे कि जब हमारी इक्वेशन ax इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो हम इस जगह आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, ऑलवेज हैज़ अ सॉल्यूशन, यानी कि इक्वेशन दी हुई है तो आपका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ओके, तो क्या करेंगे? अब इसमें सी वाला पार्ट तो है नहीं, हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ ए दी जाएगी तो हम ए वाला पार्ट होगा ना, ए वाला पार्ट होगा और अननोन वाले कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, रैंक निकाल लेंगे ए की। फिर दो केस बनते हैं,
जब हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन यानी कि नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाता है, तब हमारा आता है यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें ईच एलिमेंट हो गया जीरो। अननोन सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो। यूनिक के केस में, यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? ईच अननोन इक्वल टू जीरो। और जब हमारा होता है रैंक ऑफ ए लेस देन एन यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? रैंक से कम आएंगे हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्यूशन जितने होंगे उससे कम रैंक की मैट्रिक्स आएगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस सारी थ्योरी को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसी क्वेश्चन को करते हैं कि जो आपने अभी थ्योरी पढ़ी है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। एग्जाम्पल, डिटरमाइन बी सच दैट द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन दिस। मैंने बताया था आपको जो आपकी इक्वेशन होगी वो ax इक्वल्स टू बी, ax इक्वल टू जीरो फॉर्म में होगी, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला था, मतलब जो नंबर कॉलम था वो हमारे सारी जीरो होंगे, जिससे हमारा b जीरो हो जाएगा। और अगर b जीरो हो जाएगा तो हम रैंक ऑफ c मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से c निकाल नहीं पाएंगे। तो इसमें रैंक ऑफ a इक्वल नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ c का तो केस ही नहीं बनता, तो नो सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं। वो मैंने एक चीज़ बताई थी ना आपको कि इसमें ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशन, इसमें हर बार सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें ये केस बनता ही नहीं है कि आपके नो सॉल्यूशन का केस आ जाए, इसीलिए नहीं बनता। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। पूछ रहा है जब b की वैल्यू फाइंड करिए जब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, और b की वैल्यू तब फाइंड करिए जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। v की वैल्यू है और फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए। हम जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तब हमारे x, y और z की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो होती है, और रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाती है। क्या हो जाता है? रैंक ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, और इसमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हमारे जो क्या होते हैं? ईच एलिमेंट होता है जीरो। और जब हमारे x, y, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो v की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो v कैन बी हैव एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड आता है हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है? हम पूरा सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या है, और वो उसके रैंक ऑफ ए कम है उससे नंबर ऑफ अननोन से या नहीं है, तो हम इसके लिए पूरा सॉल्व करते हैं। तो हमने वही क्या किया, द गिवन इक्वेशन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में फॉर्म चेंज करने के लिए हम क्या करते थे? ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में अपनी जो मैं इस फॉर्म को मतलब मैं इक्वेशन को फॉर्म में लिख लेते थे, जिससे क्या होता था अननोन वाले वेरिएबल एक ए मैट्रिक्स में लिख लेते थे, और जो अननोन वेरिएबल हैं उनको हम एक कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स बनाते थे, और जो राइट हैंड वाली वैल्यू है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे, उसमें लिख लेते थे। इसके बाद क्या हुआ है कि हमने ए को ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और सी मैट्रिक्स बनाई। इससे क्या होगा? हम इसको फाइंड कर पाएंगे कि क्या वी की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, ए को लिख लिया, दिस इज ए और दिस इज बी, दिस इज बी ऑल्सो, क्योंकि ये जीरो है तो बी जीरो ले लेंगे। तो दिस इज ए, दिस इज बी, क्योंकि हम सी में क्या करते थे? ए को और बी को एक साथ लिख देते थे। इसमें क्या करना है? तो आप लोगों को एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों में जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए मैंने पिछले बार आपको, हर बार आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वन बनाओ, वन बनाओ, वन बनाओ। अब वो आप एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे कि ये वन बनाते क्यों थे? ये वन बनाते क्यों थे? हम इसलिए बनाते थे वन कि वन यहाँ पे अगर वन हो जाएगा तो जो इनके नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको जीरो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप जैसे 5 है तो 5 का इंटू कर दो, 1 में माइनस कर दो, 3 है तो 3 का इंटू कर दो। लेकिन अगर जैसे 5 है और 2 है तो कैसे भी मतलब कॉम्बिनेशन बना लो, लेकिन नहीं बनेगा। 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 10 बन पाएगा, और इसमें ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता था कि आप पहले उसे 1 बना लो, जिससे आप लोगों को इन नीचे वाले टर्म को जीरो बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी।
और फिर मैं बोलता था कि अगर नहीं बन पा रहा है तो आप करें रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो रो R2 थी हमने R2 को ऊपर ले लिया और R3 में कन्वर्ट कर लिया, यानी R2 कन्वर्टेड R1 ऊपर नीचे कर लिया। उसके बाद ये वाली टर्म आ गई, यानी 1 वाला ऊपर वाला पहुंच गया और 2 वाला नीचे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें इन दो टर्म को 0 बनाना है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और R2 माइनस 2R1 कर दिया। अब हमें इस टर्म को 0 बनाना है, तो हमने क्या किया, इस वाली टर्म में 4 का मल्टीप्लाई किया और R3 माइनस 4R1 कर दिया, जिससे ये 0 बन गया। अब मैं लिख नहीं रहा उसको, आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को हेल्प हो सकेगी। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को 0 बनाना है, जैसे b माइनस 12 4 का मल्टीप्लाई किया तो b माइनस 12 हो गया। तो अब हमें इस वाली टर्म को 0 बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे करो कि इसको इसमें इसी के मतलब इसमें से कमा से R3 माइनस R2 कर दें अगर, तो ये 0 बन जाएगा आसान तरीके से। ये 0 दिस एंड माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0 और b माइनस 12 और माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 8, यानी b माइनस 8 ये हम राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा। तो अब हमारा क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो हमारी नंबर ऑफ रैंक ए होती थी उसमें जो अननोन होते थे उससे कम होते थे। क्या होते थे, जो नंबर ऑफ अननोन होते थे उसमें हमारी रैंक कम होती थी, यानी कि रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब कम होने के लिए हम क्या करते थे कि जब वो रैंक है तो उस रैंक ऑफ ए को 2 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए को 2 होना पड़ेगा। तो हमने वही किया, द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए 2 से कम होनी चाहिए अननोन के बराबर। तो हमने वही किया, अगर इसको रैंक ऑफ 2 होना है तो ये वाली टर्म नीचे वाली सारी टर्म 0 होंगी, तभी ये वाली मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए 2 इसकी रैंक 2 हो पाएगी। और अगर इसको 2 होना है तो हमारे b माइनस 8 को 0 होना पड़ेगा, तो b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हमारे v की वैल्यू आ जाती है 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो आने वाली अपकमिंग वीडियो है वो आप लोगों के साथ पहुँच सके और आप हमसे इसी तरह से जुड़ सकें। एक और एग्जाम के माध्यम से समझेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम को, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी लगवाए थे कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम के सारे जो भी फॉर्म है अपन निकाल सकते हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो या इनफिनिट सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट हो या फिर इनकंसिस्टेंट हो, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी पे बेस एक और क्वेश्चन है जिससे आप लोगों को और कुछ और ज़्यादा क्लियरिटी आए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली अपना गोल है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ और एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम की सारी थ्योरी रिकॉल कराना चाहता हूं, जिससे आप लोगों के दिमाग में कंसिस्टेंसी के फंडे अच्छे से बैठ जाएं। क्योंकि आपके जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, आपने अपने खुद से पढ़ा, तो एक बार और रिकॉल करा दूंगा तो जो आपके थ्योरी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, जिससे आप लोगों को लंबे समय के लिए उसे याद करने में आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता था, हमें 3 इक्वेशन दी जाती थी और हम क्या करते थे, उनको एक ax इक्वल्स टू b फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे उन इक्वेशन को। उसके बाद क्या करते थे, हम a x और b को सेपरेट लिख लिया, उसके बाद रैंक ऑफ a निकाल देते और रैंक ऑफ c निकाल देते। इसके बाद हम ये चेक करते थे कि रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ c है या नहीं है। अगर वो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ c हुआ तो हमारा हो जाएगा सिस्टम कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगा तो हमारे 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एक इनफिनिट सॉल्यूशन निकलता है।
और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू निकलता है रैंक ऑफ सी के, तो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, जिसका एक ही मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। तो जब आपका सिस्टम है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी और आपके नंबर ऑफ अननोन बराबर होते हैं तीनों, तब हमारा आता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी हमारे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी और जो आपके अननोन है उससे कम सॉल्यूशन निकलते हैं, तो तब हमारा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ये सारी थ्योरी हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार और ये बता देता हूँ कि सी क्या होता है। सी होता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे फाइंड बनाते हैं उसको? सी को बनाते हैं हम, ए और बी को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसकी प्रॉपर रैंक निकालते हैं, वह होता है हमारा सी। और उसके बाद हम नीचे जो लिखा होता है उसे बोलते हैं ए, और बी वाला पार्ट अलग होता है। तो ए और बी को एक साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में, उसी को बोलते हैं हम सी। उसी की बात कर रहे हैं हम रैंक ऑफ सी के बारे में। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को और क्लियर समझ आता हूँ। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशन। पूछ रहा है कि आप लैम्डा और म्यू के बारे में सारी जांच पड़ताल कीजिए इन इक्वेशन के माध्यम से कि क्या क्या हो सकता है। क्या वो जब नो यूनिक सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, और जब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा। तो वन बाई वन हम समझेंगे कि जब अगर ये होगा तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, और जब नो सॉल्यूशन होगा तब क्या होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये तीन इक्वेशन दी गई हैं एक्स वाई और जेड की टर्म में। पूछा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या कर देते हैं, फॉर्मेट याद रखिए। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या किया, द इक्वेशन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी इक्वेशन से सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म में आना है, क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में तो आना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हम ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम इसमें क्या कर देते, जो हमारे अननोन वेरिएबल है एक्स वाई जेड वाली टर्म को एक अलग मैट्रिक्स बना लेते उसकी, और जो अननोन है उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते थे, और हमारी जो राइट हैंड वाली वैल्यू है, राइट हैंड वाली साइड वाली वैल्यू है, उसे एक अलग कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते थे। ओके, जिससे हमारा क्या हो जाता था, ये वाली टर्म हो जाती थी ए वाली टर्म, ये हो जाती हमारी एक्स वाली, और ये हो जाती हमारी बी वाली। सेपरेट हो गया ना, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में। उसके बाद क्या कर देते थे अपन, इसको लिख देते क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे इस मैट्रिक्स को, इस फॉर्म को। कैसे करते थे, सी होता था हमारा, ए और बी को एक साथ लिख लिया एक ब्रैकेट में, इसी को बोलते हैं हम रैंक ऑफ सी, और इसी के रैंक निकालने के बाद जो हमारा उतने निकलती है वो सी बोलती है। तो हमने क्या किया, इस वाली ए वाली टर्म को एस टे लिख दिया ए, और बीच में कॉमा लगा के, और बी वाली टर्म को एस टे लिख दिया दिस। तो ये हो जाता हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि सी। इसके बाद हम क्या करते थे, उसी तरह से रिड्यूस करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनको जीरो बनाएंगे, जिससे हमें डायरेक्टली सॉल्व हो कर सके बाद में जो जेड की टर्म है, क्योंकि ये तो जीरो एक्स और वाई के जीरो रहेंगे तो जेड फाइंड करना आसान तरीके से होगा। जैसे हमने कि कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम में पढ़ा था कि हम ऊपर से नीचे वाले इक्वेशन को मतलब रिड्यूस करते थे, सेम वही प्रोसेस है। चलिए करते हैं। इसमें क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो एच लिख देते हैं। हम उसमें बनाते थे नॉर्मल फॉर्म में, देखा होगा आपने कि हम नॉर्मल फॉर्म में बनाते थे इसको 2 को 1, लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों बनाए हम 1? जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम 1 ही बनाएंगे तभी सॉल्व करेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जैसा लिखा है इसको एस डे वैसे लिख देंगे, और अब हम बनाना है इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब किसी का ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन ये 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 बन जाए तो माइनस करने के बाद 0 बन सकता है। तो 2 कैसे बनेगा, अगर हम इक्वेशन में 2/7 का मल्टीप्लाई कर दें R2 में, सॉरी हाँ ये सॉरी हाँ सही है, R2 में हमने क्या किया 7 माइनस, हाँ सॉरी, अगर हमें यहाँ 0 बनाना है तो हम क्या करें
कि इसमें अगर इसको 7 बना दें तो ये 0 हो जाएगा। तो 7 हमने क्या किया, R1 में 7/2 का मल्टीप्लाई किया और R2 से घटा दिया, यानी कि R2 माइनस 7/2 R1, R2 माइनस 7/2 R1। और यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने सिंपली वो किया R3 माइनस R1, तो ये कर दिया R3 माइनस R1, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को 0 बनाना था, तो लेकिन इसमें तो ऑलरेडी बन चुका है हमारा 3 माइनस 3 = 0, इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक और स्टेप लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते, क्या करते, इसको भी 0 बनाते, लेकिन इस फॉर्म में बन गया। तो अब हमें क्या करना है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब हम लिख लेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए अपना जो पूछा गया है यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो बनिए चलिए समझते हैं इस बात को। अब यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते हैं, बहुत सिंपल है करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको जो नंबर मिलेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक तो 2 नंबर आते हैं, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाई सॉल्व तो 1 यानी 3 मार्क्स होंगे, यानी कि पूरा क्वेश्चन 5 में यहाँ से डिवाइडेड होगा इस तरीके से। तो जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता था, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, बराबर होते थे तीनों। यानी कि हमारी इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो हमारी रैंक ऑफ ए है इसको 3 होना पड़ेगा, किसको क्या होना पड़ेगा, 3, यानी कि ये हमारा 0 नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगर ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ 2 आ जाएगी इसकी, तो ये मतलब नहीं निकलेगा। और अगर ये भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो सी की वैल्यू जो रैंक ऑफ सी है वो हो जाएगी मतलब अननोन, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, तो लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और म्यू -9 वो भी 0 नॉन 0 होना चाहिए, तभी हमारे ये एग्जिस्ट करेंगे, तभी हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 9 हो पाएगा। तो बस सिंपली लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू -9 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 आ गया और म्यू नॉट इक्वल टू 9 आ गया। अब सेकंड केस आता है हमारा नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन केस में क्या होता था, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ये होता है हमारा। तो इसमें क्या होगा, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी होना है तो क्या होगा कि एक अगर रैंक मैट्रिक्स हमारी, जिसकी एक मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाए और दूसरी मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाए, तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। आई होप यस, बिल्कुल। तो अगर हम रैंक ऑफ इसकी रैंक ए की 2 कर दें और रैंक ऑफ सी 3 कर दें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, जिससे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो रैंक हो जाएगी 2, और ये नॉट इक्वल टू 0 कर दी, जिससे इसकी रैंक हो जाएगी 3। तो म्यू -9 नॉट इक्वल टू 9 इक्वल टू म्यू -9 नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू नॉट इक्वल टू 9 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। ये तो बेसिक्स है जो आपने कई बार क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ समझ में आना चाहिए। यहाँ अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ दिक्कत आ रही है। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें उसमें सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। सो चलिए, अब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, तब क्या होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता था, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन, यानी कि नंबर ऑफ अननोन कम होने चाहिए रैंक से। तो रैंक से अननोन कब कम होंगे, अब रैंक ए तो 3 है और रैंक सी भी 3 है, तो क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। यानी कि क्या होगा, रैंक ऑफ ए अगर 2 हो जाए और रैंक ऑफ सी भी 2 हो जाए, तो ये दोनों का काम बन सकता है। उसके साथ मतलब हमारी जो नंबर ऑफ अननोन है वो कम आ जाएंगे। तो हम सिर्फ वही करेंगे, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी को 2 के बराबर कर दिया। अगर हमारी 0 हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा अगर, तो ये हमारी रैंक ऑफ पूरे की रैंक ऑफ सी भी 2 हो जाएगी। जैसे हमें क्या करेंगे, इसके लिए लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0 एंड म्यू -9 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 5 एंड म्यू इक्वल्स टू 9। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों की हेल्प हो सके। और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके और हम इसी के साथ आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी इन फ्यूचर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग हमसे इसी तरह से जुड़ सकें और आप हमें अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आए, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये होता है हमारे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 3, यानी कि नंबर ऑफ अननोन, यानी अननोन कितने हैं 3, तो हमारा 3 आ जाए तो हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए 3 होने के लिए क्या होगा, हमारी ये जो टर्म है ये नॉट इक्वल टू 0 होगी, तभी रैंक इसकी 3 हो पाएगी। तो हमने क्या किया, लैंडा -5 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, और म्यू -9 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी इसकी रैंक ऑफ सी 3 हो पाएगी, तो हमने वो कर दिया। ये तो बहुत सिंपल केस है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, रैंक इसकी 2 कर दो, इसकी 3 कर दो, तो इसकी 2 करने के लिए हमें इसको 0 करना पड़ेगा, तो हमने 0 के बराबर कर दिया, और इसको नॉट इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो हमने इसको नॉट इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। और इनफिनिट सॉल्यूशन के केस में क्या करते थे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, और हमारी क्या होते थे, लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन से, यानी कि जितने हमारे अननोन है उससे कम रैंक आती थी इनकी। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, तो हमारी रैंक उससे कम आएगी, और कम आएगी तो कितनी होगी, 3 से कम तो 2 होता है, तो हमारी रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ सी कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, रैंक ऑफ ए अगर 2 होना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, और इस टर्म को भी 0 होना पड़ेगा, जिससे लैंडा -5 इक्वल टू 0 एंड म्यू -9 इक्वल टू 0, जिससे लैंडा की वैल्यू 5 हो जाएगी और म्यू की वैल्यू 9 हो जाएगी।